अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नेक्स्ट जेएस 16 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नेक्स्ट जेएस 15 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 16 है। तो मैंने सोचा कि ये एक बेस्ट पार्ट है कि इसमें मैं आपको नेक्स्ट जेएस 16 को इंट्रोड्यूस भी करवाऊं और साथ ही साथ कुछ जो न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं नेक्स्ट जेएस 16 के अंदर, उन पर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, जस्ट ओवरव्यू दूंगा, बाकी आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम अपनी जो लर्न नेक्स्ट जेएस की जो एप्लीकेशन है जो हमने क्रिएट की थी फ्रॉम द फाउंडेशन पार्ट 1, उसको हम अपग्रेड करेंगे नेक्स्ट जेएस 16 में और देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जेएस के कुछ न्यू फीचर्स को जिनको बीटा वर्जन से या एक्सपेरिमेंटल फीचर से अब स्टेबल फीचर्स में रिलीज कर दिया गया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट ईयर 16 के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ब्लॉग के सेक्शन में और यहाँ पर नेक्स्ट जीएस 16 का टॉपिक है हमारे पास। तो 21 अक्टूबर 2025 को इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में इन डेप्थ रिव्यूज़ लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप होम पेज पर आइए और ये एक वीडियो है, इसको प्ले करके आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी वर्सल का जो अकाउंट है उस पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आप इसकी इन डेप्थ अगर रिव्यू लेना चाह रहे हैं तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर रिकैप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं ब्लॉग पर और नेक्स्ट जेएस 16 में आते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे कि द रिलीज प्रोवाइड्स द लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट्स टू टर्बो पैक caching and Next.js architecture. Since the previous beta releases, we added several new features and improvements. So basically जो उन्होंने बीटा फीचर्स में रिलीज़ किए थे फीचर्स, उनको अब उन्होंने फाइनलाइज कर दिया है और उनको स्टेबल रिलीज में इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो सबसे पहला है कैश कंपोनेंट्स। यस, अब कैशिंग को ज़्यादा पावरफुल कर दिया गया है और अब नेक्स्ट जेएस ऑटोमेटिकली खुद कैशिंग को हैंडल करेगा। इसमें आपने क्या करना है, सिंपली कैशिंग को एनेबल करना है। कैश कंपोनेंट का जो फीचर है उसको नेक्स्ट कन्फिग डॉट जेएस फाइल में उसको एनेबल करना है और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं कैशिंग कंपोनेंट में आता हूँ तो वह यहाँ पर आपको बता रहा है कि नेक्स्ट कन्फिग डॉट टीएस फाइल में आपने जस्ट कैश कंपोनेंट्स को ट्रू करना है। उसके बाद कैशिंग आपके पास एनेबल हो जाएगी। कैशिंग एनेबल करने के बाद उसको आपने प्रॉपरली अगर यूज़ करना है तो इसके बाद फर्दर आप इस पर वो स्टेल वगैरह, एक्सपायरी डेट और उसके बाद बता सकते हैं कि कब ये एक्सपायर होगा। इसका डिफ़ॉल्ट एक्सपायरी टाइम भी उन्होंने कुछ सेट किए हुए हैं। जैसे एक डिफ़ॉल्ट है जो कि कुछ सेकंड्स के लिए होता है, फिर मिनट्स है जो कुछ मिनट्स तक रिलाई करता है, फिर आवर्स है, डेज़ है, वीक्स है, मंथ है और ईयर है। ये कुछ उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड किए हैं कैशेज़ के लिए वैलिडेशन और रीवैलिडेट और उसके अलावा उसको एक्सपायर करने के लिए। तो ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो इसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है कैशिंग कंपोनेंट और कैसे ये काम करता है। फिलहाल अब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल फीचर जो था कैशिंग कंपोनेंट का उसको स्टेबल कर दिया है और उसके अंदर हम अब कैशिंग को प्रॉपरली आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी एसईओ को ना सिर्फ इम्प्रूव करेगा बल्कि पेज की स्पीड को भी, इनसाइट को भी जो है वो इम्प्रूव करेगा और जो सर्च इंजन हैं वो भी इसको आसानी से इंडेक्स करेंगे, जिसकी वजह से इसकी एसईओ भी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो है नेक्स्ट जेएस डेव टूल एमसीपी। जी हाँ, आप अक्सर जो है एआई एजेंट्स को, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि हम जब एआई पावर्ड एप्लीकेशन बनाएंगे यूजिंग नेक्स्ट जेएस तो उसमें हम चैट जीपीटी या कुछ जो बिल्ट इन टूल्स होते हैं एडिटर्स के अंदर, जैसे गिटहब को पायलट है, गूगल जेमिनाई है, कर्सर के अंदर एजेंट्स हैं, ट्रे आईडी के अंदर एजेंट्स हैं, उसके अलावा रैप के हमारा एडिटर है उसके अंदर कुछ एजेंट्स हैं जो कि हमारी हेल्प करेंगे टू डेवलप दिस ई कॉमर्स एप्लीकेशन यूजिंग एआई एंड नेक्स्ट जेएस। अब एमसीपी सर्वर को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसका मेन पर्पस जो है वो है डिबगिंग, अपग्रेडेशन एंड एरर फिक्सिंग।
तो नॉर्मली एरर फिक्सिंग समटाइम जो आपके एआई एजेंट्स हैं वो आपको ओल्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको पेजेस से रिलेटेड जो है वो प्रोवाइड करेंगे सॉल्यूशन, या फिर आपको वो कुछ ऐसी सेटिंग्स बताएंगे जो कि डिप्रिकेट हो चुकी है नेक्स्ट जेएस 16 में। तो इन दैट केस आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो अब क्या हुआ कि जब नेक्स्ट जेएस ने अपना डेव टूल एमसीपी दिया है, तो अब ये ऑटोमेटिकली जो लेटेस्ट डॉक्स फाइल्स होंगी उनको रीड आउट करेगा और उनकी मेड पर उनकी बेस पर डिसीजंस बनाएगा, और आपको आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर फीचर्स, डिबगिंग, अपग्रेडेशन या जो भी प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व करके देगा। ये डेव टूल भी हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे कि ये कैसे काम करता है। हम इसको नेक्स्ट जेएस 15 में भी इंटीग्रेट करेंगे और नेक्स्ट जेएस 16 में भी इसको देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद जो थर्ड फीचर है प्रॉक्सी। सो ये प्रॉक्सी आप नाम से ये ना समझिएगा कि कोई नया फीचर है, ये एक न्यू फीचर नहीं है, बल्कि आप यूँ समझ लें एक रीनेम किया गया फीचर को, जो कि है मिडलवेयर। नॉर्मली हम अथेंटिकेशन के लिए मिडलवेयर्स को यूज़ करते हैं ताकि वो रिक्वेस्ट और रिस्पांस के दरमियान एक ब्रिज बना दें, ताकि हम सिर्फ वही रिक्वेस्ट प्रोसेस करें और उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट हम जो रिस्पांस प्रॉपर रिस्पांस देना चाह रहे हैं वो प्रॉपर रिस्पांस हम दे सकें यूजिंग मिडलवेयर। सो मिडलवेयर डॉट टी एस या मिडलवेयर डॉट जी एस को अब रीनेम कर दिया गया है प्रॉक्सी डॉट टी एस या प्रॉक्सी डॉट जी एस में। बट द थिंग इज कि आप स्टिल मिडलवेयर को यूज़ कर सकते हैं, मिडलवेयर टी एस और जी एस दोनों फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। द रीज़न इज़ टू इंट्रोड्यूस प्रॉक्सी इज़ कि ये अब नोड जेएस के इन्वायरमेंट में काम करेगा, जबकि जो मिडलवेयर है वो एज रन टाइम पे काम करता है और प्रॉक्सी जो होगी वो नोड रन टाइम पे काम करेगी। इसलिए ये नोड जेएस के साथ ज़्यादा कंपैटिबल हो जाएगी और ज़्यादा इफेक्टिव होगी, तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपनी जो एग्जिस्टिंग मिडलवेयर डॉट टी एस फाइल है उसको अब प्रॉक्सी डॉट टी एस में रीनेम कर दें अगर आप नेक्स्ट जेएस 16 को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद डी एक्स बेसिकली आप यूँ समझ लें डिबगिंग एक्सपीरियंस है। जैसे यूआई होता है यूज़र इंटरफेस और यूएक्स होता है यूज़र एक्सपीरियंस, इसी तरीके से एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया है डेवलपमेंट में, वो है डिबगिंग एक्सपीरियंस, या आप इसको एरर एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं कि जब आपको कोई डिबगिंग करनी होती है या एरर फिक्स करने होते हैं तो उसमें अब आप डी एक्स की टर्मिनोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें इम्प्रूव किया गया है लॉगिंग फॉर बिल्ड्स एंड डेवलपमेंट रिक्वेस्ट। सो अब जब रन करेंगे अपनी नेक्स्ट जेएस 16 की एप्लीकेशन को, तो आप देखेंगे कि जो एरर्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा पिन पॉइंट किए जाते हैं कि एक्चुअली में इशू है क्या और कहाँ पर वो इशू है। जबकि प्रीवियस वर्जन में एक वेग किस्म की फ़ाइल या एक लाइन नंबर बताई जाती थी या एक वेग आर्ग्यूमेंट दिया जाता था जो समझ ही नहीं आता था कि एक्चुअल में एरर है क्या। सो नेक्स्ट जेएस 16 में इस चीज़ को इम्प्रूव किया गया है और जो लॉग्स बनती हैं उनको भी इम्प्रूव किया गया है, और इसके अलावा जो एरर्स वगैरह बिल्ड और डेवलपमेंट के दौरान आपको आएंगे वो भी बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होंगे, आप उनको देखकर आसानी से एरर्स को फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो एक्सपेरिमेंटल फीचर जो कि हम यूज़ करते रहे हैं थ्रू द एप्लीकेशन, उसमें है टर्बो पैक। अब उसको स्टेबल कर दिया गया है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट डेव के साथ टर्बो पैक लिखने की, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट डेव के साथ अब टर्बो पैक ऑटोमेटिकली रन होगा। तो आप अगर नेक्स्ट 15 से नेक्स्ट 16 में जा रहे हैं तो सबसे पहले तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में से टर्बो पैक को ख़त्म कर दें, क्योंकि अब नेक्स्ट जेएस 16 जो है उसको खुद यूज़ करेगा। फिर उसके बाद टर्बो फाइल सिस्टम कैशिंग, सो इवन फास्टर स्टार्टअप एंड कंपाइल टाइम फॉर लार्जेस्ट एप्लीकेशन। सो ये एक बीटा फीचर न्यू इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि स्टिल अभी अंडर द ऑब्जर्वेशन है। इसको आप डेवलपमेंट में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल फीचर आप अपनी लाइव वेबसाइट में यूज़ करें जब तक कि वो स्टेबल नहीं हो जाता। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो बीटा वर्जन है उसको अवॉइड करें डेवलपमेंट में यूज़ करने के। सो इट विल हेल्प यू टू रन योर एप्लीकेशन फास्टर एंड कंपाइल टाइम को रिड्यूस किया गया है। उसके बाद रिएक्ट कंपाइलर सपोर्ट, अब ये चीज़ स्टेबल हो गई है क्योंकि रिएक्ट कंपाइलर जो है 19.2 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सो बिल्ट इन इंटीग्रेशन फॉर ऑटोमेटिक मेमोइजेशन। अब आपने अगर रिएक्ट को सीखा हुआ है तो उसमें आपको एक यूज़ मेमो हुक का पता होगा। यूज़ मेमो हुक क्या करती है, मेमोराइज करती है या मेमोराइज करती है
कोई भी डाटा जब उसको सेम डाटा दिया जाता है तो बजाय इसके कि वो उसको दोबारा प्रोसेस करे, तो जो लास्ट रिजल्ट होता है वही उसको रिटर्न कर देती है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये उसके पास रिजल्ट मौजूद है। लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ मेमोराइजेशन विल आल्सो डिक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ योर एप्लीकेशन, इसलिए इसको बहुत ही समझ के या सोच समझ के इसको इस्तेमाल करना चाहिए और किया भी जाता है। सेम गोज फॉर रिएक्ट कंपाइलर सपोर्ट। अगर आप इस सपोर्ट को अनेबल कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन में, ये बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल्ड नहीं होती, इसको अनेबल करने के लिए रिएक्ट कंपाइलर को ट्रू करना पड़ता है। अब इससे होता क्या है, बेसिकली इसमें होता यह है कि जब भी आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो अगर तो वो कंपोनेंट आपके मेमोरी में या कैश में मौजूद है और वो ऑलरेडी रेंडर्ड हो चुका है सर्वर पर भी, तो वो उस रेंडर को दोबारा रेंडर नहीं करेगा, बल्कि वही रेंडर्ड डाटा जो होगा वो आपको रिटर्न करेगा, जिससे इसकी इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगी। So React compiler is now stable in Next.js 16 following the React compiler 1.0 release. The React compiler automatically memoizes components, reducing unnecessary re-renders with zero manual code changes. So कोई भी कोड आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये React जो कंपाइलर है, जो कि 1.0 का वर्जन है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया 19.2 में, तो ये ऑटोमेटिकली उनको मेमोराइज करेगा और फिर री रेंडर करेगा बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। अगर ज़रूरत है री रेंडर करने की तो री रेंडर करेगा। लेकिन ये भी एक जहन में रखिएगा कि मेमोराइजेशन जो है ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसको यूज़ करने से पहले आपको 100% श्योर होना पड़ेगा कि आप इसको प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज बात वही आ गई कि बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हुए तो आपकी एप्लीकेशन ब्लॉट भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द मेमोराइजेशन, टू मच मेमोराइजेशन, या फिर आपको एरर से या डिबग रिलेटेड एरर्स भी नज़र आ सकते हैं उस एप्लीकेशन में, या रेंडर जो डाटा हो चुका है जो आपको मिल रहा है वो आप देखना नहीं चाह रहे, उसके अलावा कोई डाटा आपने अपडेट किया, सो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है मेमोराइजेशन में भी और कैशिंग में भी, ये ध्यान में रखिएगा। सो ये हो गया। फिर उसके बाद है बिल्ड अडाप्टर्स एपीआई। अब अडाप्टर्स एपीआई बेसिकली क्या है, क्रिएट कस्टम अडाप्टर टू मॉडिफाई द बिल्ड प्रोसेस। सो अब उन्होंने यूज़र को दे दिया कि अब आप कस्टम अडाप्टर्स बना सकते हैं। अब अडाप्टर्स होते क्या, बेसिकली अडाप्टर्स एक तरह से एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी होती है कि जो डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग यूज़ कर रहा है नेक्स्ट जेएस, उसको आप किसी थर्ड पार्टी या लाइब्रेरी की मदद से मॉडिफाई करना चाह रहे हैं किसी और लाइब्रेरी के साथ मिलाकर, तो इन दैट केस आप एक अडॉप्टर, एक कम्युनिकेशन ब्रिज बिल्ड कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन और उस लाइब्रेरी के दरमियान, और इसके लिए आपको जो कोर में कोडिंग है उसको चेंज नहीं करना पड़ता। सो बिल्ड अडाप्टर जैसे देखिए एक्सपेरिमेंटल है ये। अगेन अडाप्टर पाथ आपको बताया कि कौन सा अडाप्टर, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने बताया कि माई अडाप्टर डॉट जेएस फाइल, तो ये कोई लाइब्रेरी हो सकती है, कोई आपका कस्टम कोड हो सकता है जिसको आप इंजेक्ट करना चाह रहे हैं। अगेन एक्सपेरिमेंटल फीचर है, नॉट रिकमेंडेड फीचर है। आप डेवलपमेंट में इसको यूज़ करके टेस्ट कीजिए, लेकिन जो आपकी प्रोडक्शन वाली एप्स हैं जो किसी क्लाइंट के लिए आप बना रहे हैं या कोई सैस प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इसको यूज़ करें। उसके बाद है एनहेंस्ड राउटिंग। जी हाँ, राउटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप नेक्स्ट जेएस को अच्छे तरीके से सीखना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है राउटिंग। जब तक आपको राउटिंग, स्पेशली ग्रुप राउटिंग या ग्रुप बेस्ड राउटिंग या फाइल बेस्ड राउटिंग ये अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी, तो आप नेक्स्ट जेएस को अच्छे तरीके से यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनहेंस्ड राउटिंग का फीचर ये इंट्रोड्यूस किया गया कि जैसे इसमें है लेआउट्स डी डुप्लीकेशन। अब जैसे कि आप जानते हैं कि एक जो लेआउट होता है वो आपकी मल्टीपल फाइल्स के लिए सेम होता है। अब मैंने मल्टीपल इसलिए कहा है कि सम टाइम आप इस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं राउट्स की कि आप मल्टीपल लेआउट्स यूज़ कर सकते हैं पैरेलल। एक लेआउट की जगह दूसरा लेआउट, मतलब टोटली एक लेआउट को रिप्लेस करने के लिए आप जब दूसरा लेआउट यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं पैरेलल राउट्स। लेकिन जब आप एक मास्टर लेआउट या एक रूट लेआउट बनाते हैं फिर उसके अंदर चाइल्ड लेआउट्स बनते हैं तो उसको कहा जाता है पेरेंट चाइल्ड लेआउट्स। सो अब होगा क्या कि जो लेआउट्स तो ऑलरेडी रेंडर हो चुका है वो दोबारा री रेंडर नहीं होगा, बल्कि एज इट इज़ आएगा, और जिस लेआउट को आप रेंडर होने की ज़रूरत है वो रेंडर होकर आपके पास आएगा। सो इसको कहते हैं लेआउट डी डुप्लीकेशन। So when prefetching multiple URLs with a shared layout, the layout is downloaded once instead of
सेपरेटली फॉर ईच लिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान में रखिएगा। द लेआउट इज डाउनलोडेड वंस इंस्टेड ऑफ सेपरेटली फॉर ईच लिंक। तो ये है इसका मेन फीचर्स है। सो यहाँ पर है ट्रेड ऑफ है, यू मे सी मोर इंडिविजुअल प्री फैच रिक्वेस्ट बट विथ मच लोअर टोटल ट्रांसफर साइज। वो कह रहा है हो सकता है देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप रिक्वेस्ट तो देंगे, रिक्वेस्ट सर्वर को जा रही है, लेकिन उसमें जो फाइल का साइज होगा वो टाइम टू टाइम रिड्यूस होगा ड्यू टू कि लेआउट ऑलरेडी आ चुका है, उसको दोबारा से रेंडर करके बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो बिल्ड होके आपके पास रिक्वेस्ट आएगी सर्वर से ही आएगी, लेकिन उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ये उसकी पहचान होगी। सो यहाँ पर कुछ इसके इंक्रीमेंटल प्रीफेचिंग है। कैन cancels request when the link leaves the viewport, ठीक है। Prioritize link prefetching on hover or when re-entering the viewport. Re-prefetches link when their data is invalidated. Work seamlessly with upcoming feature like cache components. So ये जो features है, ये इंक्रीमेंटल प्रीफेचिंग, ये बिल्कुल कैशिंग के साथ काम करता है और ऑटोमेटिकली रीवैलिडेशन वगैरह भी ये खुद से करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर इसके अलावा रिएक्ट 19.2, यस डेफिनेटली रिएक्ट 15 19.1 था हमारे पास नेक्स्ट जेएस 15 तक। अब जैसे ही नेक्स्ट रिएक्ट वालों ने रिएक्ट 19.2 इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो नेक्स्ट जेएस ने 16 को इंट्रोड्यूस करवाकर उसमें रिएक्ट 19.2 को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि आप व्यू ट्रांजेक्शन, यूज इफेक्ट इवेंट और एक्टिविटी के लिए ये जो कंपोनेंट्स हैं या फंक्शंस हैं या आप हुक्स हैं उनको अब आप यूज़ कर सकते हैं। 19.2 की जो है रिएक्ट की हुक्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं इन नेक्स्ट जेएस 16, नॉट इन नेक्स्ट 15। इसके अलावा कुछ ब्रेकिंग चेंजेस हैं, तो हम ब्रेकिंग चेंजेस पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इतना बड़ा तो प्रोजेक्ट अभी बनाया नहीं है, लेकिन हम डिस्कस ज़रूर करेंगे क्योंकि हमारा जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है, जो हमने डैशबोर्ड बनाया था पार्ट 15 से लेकर, उसमें स्टिल पार्ट 15 में आई थिंक हमने पार्ट 15 तक बनाया था, पार्ट 7 8 से लेकर पार्ट 15 तक जो हमने 14 तक है, पार्ट 8 से लेकर 14 तक जो हमने बनाया था डैशबोर्ड, वो स्टिल जो है हम नेक्स्ट 15 में ही कंटिन्यू करेंगे। बाद में हम उसको अपग्रेड करेंगे नेक्स्ट जेएस 16 में, जब हम उसको कंप्लीट कर लेंगे फिर देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस उसमें ब्रेक हुई हैं और फिर उनको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अपग्रेड की बात कर लेते हैं कि अपग्रेड करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि एक लाइब्रेरी है कोड मोड, ये एक लाइब्रेरी है कोड मोड, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप npm इंस्टॉल next@latest रिएक्ट इसको मैनुअली कर सकते हैं, या फिर एक न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करके आप उसके अंदर अपने कंपोनेंट्स वगैरह को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं, लेकिन हम जो तरीका यूज़ करेंगे वो ये है कि हम अपनी नेक्स्ट जेएस 15 की एप्लीकेशन के अंदर नेक्स्ट जेएस डेव टूल्स MCP को इंटीग्रेट करेंगे, फिर गिटहब कोपायलट या चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी की मदद से हम उसको अपग्रेड करेंगे यूजिंग एजेंट मोड। ध्यान में रखिएगा, जब आप MCP टूल्स को यूज़ करते हैं तो आपका जो मोड होना चाहिए, जो मोड होना चाहिए AI का, वो एजेंटिक मोड होना चाहिए, आस्क मोड में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ चेंजेस और होपफुली आपको इसमें काफ़ी चीज़ें समझ लग गई होंगी। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इन पर सेपरेटली एक टॉपिक पर वीडियोस भी बनाएंगे। जैसे अभी मैं नेक्स्ट जेएस डेव टूल्स MCP पे काम करूंगा इस वीडियो में, फिर हम कैशिंग को भी देखेंगे। प्रॉक्सी में हम अपने डैशबोर्ड के अंदर जो हमने जब अपग्रेड करेंगे इसमें, तो उसमें हमने मिडलवेयर यूज़ किया हुआ है, तो उसको हम प्रॉक्सी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका लॉगिंग तो हम देखेंगे ही देखेंगे। फिर टर्बो पैक को भी स्टेबल करना है तो वो एजेंट हमें ऑटोमेटिकली उसको रिमूव करेगा। फिर हम रिएक्ट कंपाइलर सपोर्ट को भी ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। ओके, तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट जेएस 15 की जो एप्लीकेशन थी लर्न नेक्स्ट जेएस 15, उसको जो है वो अपग्रेड करते हैं नेक्स्ट जेएस 16 में। ओके, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने कोड एडिटर में जो कि है विजुअल स्टूडियो कोड, और इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास नेक्स्ट का जो वर्जन है वो 15.5.3 है, रिएक्ट का जो वर्जन है 19.1.0 है, रिएक्ट डोम का जो वर्जन वो भी 19.1.0 है। अब मैंने इसको अपग्रेड करना है यूजिंग एजेंटिक मोड। तो मुझे क्या करना होगा, चलते हैं ब्राउज़र में और वहाँ पर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट, इस चीज़ को नेक्स्ट जेएस डेव टूल्स MCP को, और यहाँ पर जब हम आएंगे
सो ये क्या कहता है, द नेक्स्ट जेएस डेव टूल एमसीपी प्रोवाइड एआई एजेंट विद नेक्स्ट जेएस नॉलेज, यूनिफाइड लॉग्स, ऑटोमेटिक एरर एक्सेस, पेज अवेयरनेस, ठीक है, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्टिव राउट। ठीक हो गया। अब इसको ऐड करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लर्न मोर इन द डॉक्यूमेंटेशन, क्लिक हेयर, फिर है एनेबलिंग एनेबलिंग नेक्स्ट जेएस एमसीपी सर्वर फॉर कोडिंग एजेंट्स। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो ये बता रहा है कि अवेलेबल इन नेक्स्ट जेएस 16 एंड अबव। तो कहने का मकसद ये है कि वो कह रहा है कि वो नेक्स्ट जेएस 16 में तो अवेलेबल है ऑलरेडी, हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसका दूसरा तरीका यूज़ करेंगे जो है नेक्स्ट डेव टूल एमसीपी एक्सटर्नल पैकेज। तो इस एक्सटर्नल पैकेज पे मैं क्लिक करता हूँ, ये एक न्यू टैब में हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसके अंदर है जी नेक्स्ट डेव टूल एमसीपी। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको सही से नजर आए। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट जेएस डेव टूल एमसीपी। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम वर्जन 20.19 है और न्यूअर वर्जन, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। उसके बाद उसने कहा जी ऐड द फॉलोइंग कन्फिग टू योर एमसीपी क्लाइंट। अब यहाँ पर एमसीपी क्लाइंट से मुराद ये है कि आपका कोई भी एमसीपी क्लाइंट हो सकता है, गिटहब को पायलट हो सकता है, गूगल जेमिनी हो सकता है, कर्सर के एमसीपी एजेंट्स हो सकते हैं, ट्रे के एमसीपी एजेंट या रैप टूल के एमसीपी एजेंट। यहाँ पर उसने यहाँ पर एमसीपी क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन बताई भी हुई है। जैसे यहाँ पर वो कह रहा है कि वीएस कोड में अगर आप को पायलट के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये कोड आप कॉपी करके, इस कोड को आप कॉपी करें यहाँ से, सॉरी, इस कोड को यहाँ से कॉपी करें और इसको अपनी टर्मिनल्स पे रन करें। तो मैंने इसको कॉपी किया एंड लेट्स सी, मैं इसको रन करता हूँ अगर टर्मिनल में तो क्या होता है। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर हमें मैसेज आया एडिड एमसीपी सर्वर नेक्स्ट डेव टूल्स। तो वो ये कह रहा है कि जी हमारे पास ये सर्वर में ऐड हो चुका है ऑटोमेटिकली एडिड एमसीपी सर्वर। अब इसको चेक कैसे करना है कि ये वाकई सही कह रहा है या गलत कह रहा है, वाकई ये ऐड हुआ है या नहीं ऐड हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास ओपन हो चुका है गिटहब को पायलट। तो हमने गिटहब को पायलट के लिए हमने इसको ऐड किया है। सो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एमसीपी, तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट डेव टूल एनेबल कैशिंग, नेक्स्ट डेव टूल अपग्रेड, ये दो लाइनें आ चुकी हैं। लेकिन हमने हमने लिखना है नेक्स्ट डेव टूल्स एमसीपी इंटीग्रेटेड इन को पायलट। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या ये इंटीग्रेट हो गया, वो चेक करके मुझे बताएगा कि अब वो उस पर कम कर रहा है। सर्चिंग इंटीग्रेटेड इन को पायलट, तो पहले वो सर्च करेगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा इस पे क्योंकि जाहिर बात है इंटरनेट से इसने सर्च करना है। ओके वर्किंग। अब उसने कोड बेस को सर्च कर लिया नेक्स्ट डेव टूल डैश एमसीपी के लिए, अब उस पर काम कर रहा है वो। ये थोड़ा सा इशू होता है जब आप ये एजेंट यूज़ करते हैं, थोड़ा सा वो स्लो होता है। ओके ओके लेट्स सी, क्रिएटेड 3 टू डूज, मतलब उसने कुछ टू डू आइटम्स अपने लिए क्रिएट किए। यस, ये देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट डेव टूल एमसीपी फंक्शनैलिटी इज इंटीग्रेटेड इनटू Copilot environment as a set of helper tools you can call from assistant. So इसका है MCP next tool Next.js runtime, MCP next dev tool Next.js docs। तो ये देखिए ये इसको इसने ऐड कर दिया। अच्छा, हाउ कैन आई यूज नेक्स्ट डेव टूल्स MCP। ओके, अब मैंने उससे ये पूछा कि मैं इसको यूज़ कैसे करूँ। मैंने इंटीग्रेट तो हो गया वो, अब मुझे उससे पूछना है कि मैं उसको यूज़ कैसे करूँ। ठीक है, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉर नेक्स्ट डेव टूल। वो कह रहा है आई रीड द प्रोजेक्ट्स पैकेज डॉट जेसन टू टेलर द इंस्ट्रक्शंस विच पैकेज मैनेजर डेव स्क्रिप्ट टू यूज, एक्सपेक्टेड आउटकम कंफर्म द डेव स्क्रिप्ट।
ओके, तो इसने यहाँ पर मुझे कुछ हेल्पिंग प्रोवाइड किया, प्री रिक्वेस्ट नोड। अच्छा अच्छा, यहाँ पर उसने कहा है कि जी अपडेटिंग द टू डू लिस्ट। तो यहाँ पर इन योर पैकेज जेसन क्विक चेकलिस्ट इनपुट रनिंग नेक्स्ट जेएस डेव सर्वर और वी स्टार्ट वन लोकली। तो यहाँ पर नोड जेएस स्टार्ट द डेव सर्वर विद एमसीपी एनेबल्ड कॉपी पेस्ट फॉर जीसी। अच्छा, वो कह रहा है कि इसकी मदद से आप इसको रन करो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड को, और टर्मिनल के अंदर यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और फिर इसको मैं रन करता हूँ। तो अब ये जो है यूज़ कर रहा है एमसीपी सर्वर को। सो यूजिंग पी एन पी एम। अच्छा, हमने पी एन पी एम यूज़ किया था या एन पी एम यूज़ किया था, आई थिंक। खैर एनीवे जो भी है। ओके, सो नोट योर पैकेज in define dev turbo pack that will keep using turbo pack. MCP works when the dev server is started. Okay, so use assistant MC recommended what I can do for you if you allow. अच्छा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि विजिट द ब्राउजर। ये फाइल हम ओपन करते हैं। यहाँ पर लिंक को मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर उसने हमें 404 दिया है नेक्स्ट एमसीपी। अच्छा, इसका राउट हमने नहीं बनाया हुआ, तो वो जाहिर बात है उसको देगा इसी तरीके से। अब उसने कहा है कि इसको यूज़ कैसे करना है। एनपीएम रन डेव कर दिया। ओके, नेक्स्ट डेव टूल। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट डेव टूल हेल्प मी टू अपग्रेड माय नेक्स्ट जेएस ऐप टू वर्जन 16। यही हमारा जो है मोटो है आज का। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस आता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पर मैं को पायलट के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ एज इट इज़। सो अब मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट डेव टूल्स हेल्प मी अपग्रेड माय नेक्स्ट जेएस ऐप टू वर्जन 16। यहाँ पर हम एक न्यू चैट ओपन कर लेते हैं, क्लीन। ओके, एंटर प्रेस किया। अब ये यूज करेगा एमसीपी टूल को। ओके ओके, तो यहाँ पर से सबसे पहले ये डिटेक्ट किया कि हमारा जो प्रोजेक्ट पाथ है वो क्या है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, डेफिनेटली लर्न नेक्स्ट जेएस उसका नाम है। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, यही है, इसको अलाउ कर दो। अब ये देखिए रनिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रनिंग अपग्रेड नेक्स्ट जेएस 16। तो ये बेसिकली एमसीपी सर्वर से ही कमांड आ रही है, तो इसलिए उसने यहाँ पर लिखा है। अब सबसे पहले वो ये डिटेक्ट करेगा मेरे पास एग्जिस्टिंग वर्जन कौन सा है। अब उसने गिट स्टेटस में चेक किया कि मेरे पास कोई चीज़ें ऐसी तो नहीं जो मैंने कमिट करनी है, जो मुझे कमिट करनी चाहिए। अब वो नेक्स्ट चेक करेगा नोड का वर्जन कौन सा है। तो मेरे पास 24.10 है, तो वो कह रहा है कि जी ये सही वर्जन है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर देगा। देखिए यहाँ पर उसने एक समरी दी है कि करंट वर्जन कौन सा है, क्या मैं बीटा पर हूँ, नहीं। अब उसने मुझे यहाँ पर उसने कहा कि ये लाइन ऐड कर दो, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। उसके बाद उसने कहा कि गिट रिस्टोर, बल्कि ये रन करते हैं, गिट रिस्टोर। छोड़ो इसको भी। ओके ठीक है। और उसके बाद है जी फेज वन प्री फ्लाइट चेक्स। यहाँ पर कह रहा है कि मोनो रिपो स्ट्रक्चर डिटेक्टेड, नो वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। नोड वर्जन ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट ठीक है। सब गिट वर्किंग डायरेक्टरी हैज डिलीटेड एमसी। यहाँ पर एक इशू है कि यहाँ पर मैंने गिट एड डॉट गिट commit -m dot mcp dot json deleted। अब ये आई थिंक क्लीन है, और अब इसने इसको रन किया। वुड यू लाइक मी टू रिजॉल्व द स्टेटस पर। आई हैव resolved the status, now move to next steps to upgrade my next app to 16। और यहाँ पर नेक्स्ट डेव टूल्स मैं लिख दूंगा। ओके, तो उसने पहला स्टेप जो है वो वही बताया कि आपने
कोड मोड को यूज़ करना है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, यूज़ करो। अब सम टाइम ये अपडेट जो है ना करप्ट भी हो जाती है, मतलब सम टाइम वो हैंग हो जाता है। तो ये कह रहा है कि इसका वर्जन 16.01 इंस्टॉल करना है। मैं कह रहा हूँ यस करना है। तो सम टाइम ये होता है कि अपग्रेड करते हुए एरर दे जाता है या फिर हैंग हो जाता है, तो आप उसको ब्रेक करके जब दोबारा री रन करते हो तो कहता है कि हाँ जी ये मुझे मिस हो गया, तो मैं इसको दोबारा करता हूँ। तो कह रहा है दिस विल कंटिन्यू टू पोल एंड आउटपुट, यस कंटिन्यू रखो। तो देखिए कुछ आउटपुट दे रहा है वो टर्मिनल में। अब इस सिनारियो में ये थोड़ा सा टाइम लेगा और तमाम पैकेजेस को अपग्रेड करेगा। सो जैसे आप न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे ही ये एक समझ लें कि न्यू एप्लीकेशन ही हो जाएगी हमारी। तो ये कुछ टाइम लेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि ये कितना के टाइम लेता है। अगर ये ना जल्दी हुआ तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। मैं कुछ 5 से 10 मिनट वेट करूंगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका भी टाइम ज़ाया और आप ये सर्कल घूमता हुआ सिर्फ देखते रहें। तो मैं यहाँ पर वीडियो पॉज करूँगा और 5 से 10 मिनट में वेट करूँगा। अगर ये इसने काम ना किया तो मैं वापस वीडियो रिज्यूम करके इसको ब्रेक करूँगा, और ब्रेक करने के बाद इसको दोबारा रन करूँगा। तो ये देखिएगा ऑटोमेटिकली देखेगा कि ये प्रीवियस जो मेरा सेटअप था वो ब्रेक हुआ है। तो इसका मतलब है उसने सही से काम नहीं किया, तो ये दूसरे स्टेप पे चला जाएगा, मैनुअल इंस्टॉलेशन पे चला जाएगा। फिलहाल मैं इसको पॉज करता, अगर ये स्टेप्स कंप्लीट कर देता है 5-10 मिनट में, तो आपको यहाँ पर लॉग में सारा नज़र आ जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास भी इसको एज इट इज़ टेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी वेट करने के बाद अभी तक वो उसने कंप्लीट नहीं किया। मैं इसको ब्रेक करूँगा और इसको दोबारा से रीरन करूँगा। अब मैंने उसको ब्रेक करके दोबारा से, मतलब स्टॉप करके दोबारा से रीरन किया। लेट्स सी। अब वो दोबारा उसको यूज़ कर रहा है, कैनरी को अलाउ करते हैं। ओके। अब मैं दोबारा इसको स्टॉप करके इसको दोबारा से रन करता हूँ। तब तक मुझे करना पड़ेगा जब तक ये मैनुअल मोड की तरफ नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं काम कर रहा है। तो अब होपफुली अब दोबारा वो इसको इसको आई थिंक स्किप कर देते हैं, लेकिन स्किप करते हैं तो, क्योंकि इससे काम नहीं कर रहा वो एनपीएक्स से। आई शुड अपग्रेड नेक्स्ट एप्लीकेशन मैनुअली। देखा, मैंने इसको स्किप किया तो उसने कहा कि अब मैं उसकी मैनुअली हेल्प करूंगा। तो npm इंस्टॉल नेक्स्ट एट द रेट लेटेस्ट रिएक्ट एट द लेटेस्ट रिएक्ट डोम लेटेस्ट ES लिंक कन्फिग नेक्स्ट एट लेटेस्ट को उसने कर दिया इंस्टॉल। तो अब वो उनको इंस्टॉल करेगा हमारी जेसन पैकेज डॉट जेसन में। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चेंजेस आ जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि npm इंस्टॉल्ड हो चुका है सक्सेसफुली, और हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट का वर्जन 16.0 आ चुका है। पोस्टग्रेस भी वही है 19.2। रिएक्ट और रिएक्ट डोम इंस्टॉल हो चुका है। अब वो कह रहा है कि एक दफ़ा npm रन बिल्ड करके चेक कर लो कि आपकी जो अपग्रेडेशन है वो सही हुई है या नहीं। तो मैं अलाउ करता हूँ। सो npm रन बिल्ड करके चेक करेगा इसको। अगर ये बिल्ड सक्सेसफुल होगी, कोई एरर नहीं आया, तो वो कहेगा कि ये अपग्रेडेशन सक्सेसफुल है। अगर कोई भी एरर आया तो वो उसको फिक्स करेगा। ये उस सूरत में है कि अगर आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है। सो नेक्स्ट यस बिल्ड वर्कर एग्जिटेड विद कोड 1 एंड सिग्नल नल। तो यहाँ पर एक एरर आया, आई सी वी हैव अ डेटाबेस कनेक्शन इशू। तो ये डेटाबेस के कनेक्शन का इशू है विद प्रिज्मा आफ्टर द अपग्रेडेशन। तो यहाँ पर उसने मुझसे पूछा डू यू वांट टू ओपन एक्सटर्नल वेबसाइट ऑथ प्रिज्मा। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, बल्कि हम ओपन कर लेते हैं इसको, क्योंकि वो कह रहा है कि आप इसको वेलकम बैक प्रिज्मा। और अब मुझे इसमें अभी, अच्छा इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो वापस चलते हैं हम। आई थिंक हमारी जो एप्लीकेशन है वो रनिंग में है। इसको एक दफ़ा मैं स्टॉप करके दोबारा रन करता हूँ। ओके।
अब इसको हम ओपन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को लोकल होस्ट 3000 पर। तो ओवर ब्लॉग में जाते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है उसमें। हाँ, कोई एरर नहीं है, हमारा जो है प्रोजेक्ट जो है वो सही से काम कर रहा है, उसमें डाटा वगैरह सारा आ रहा है। अगर हम यहाँ पर किसी भी एक पोस्ट को ओपन करते हैं तो वो हमें यहाँ पर कोई एरर आया है। अब देखते हैं एरर क्या है कि जी इनवैलिड प्रिज्मा पोस्ट फाइंड यूनिक इन्वोकेशन ब्लॉग 4। सो लेट्स सी कि ये इशू क्यों आया। नेक्स्ट डेव टूल्स फिक्स द एरर। अब ये जो है वो एक्चुअली में एरर आया यहाँ पर हमारी जो ऐप के अंदर, ब्लॉग के अंदर, पेजेस के अंदर, ब्लॉग के अंदर, आईडी के अंदर, ये जो पेज डॉट tsx फाइल है इसमें प्रॉब्लम आई है। तो मैं इसको कहता हूँ कि इसको फिक्स करें, नेक्स्ट डेव टूल फिक्स द एरर। मैंने उसको कोई एरर वगैरह नहीं बताया, अब वो खुद ही इसको चेक करेगा। db.ts फाइल को रीड कर रहा है, रीड ओके। इन्वायरमेंट भी उसने रीड कर लिया है। Your application is using a neon database but cannot connect to it because let's check if the database is accessible। अब वो इसको चेक करेगा, अलाउ करो। तो उसने यहाँ पर एरर दिया। सो प्रिज्मा डॉट टी एस में देख रहा है। आई थिंक ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन का इशू है। ओके, उसने यहाँ पर डेटाबेस यूआरएल अब अनपूल्ड। लेट्स रीसेट एंड रीजनरेट द प्रिज्मा क्लाइंट। अब डेटाबेस को रीसेट कर रहा है, मतलब ये सारे काम वो खुद से करेगा। सो आई सी दैट वी are having trouble connecting to your new database. It seems the database might be let's create a new database instance। ओके, ये बेसिकली डेटाबेस का एरर है, तो ये env फाइल का ही एरर होगा। सो मैं इसको फिक्स करता हूँ, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में env फाइल के अंदर जो ये कन्फिग्रेशन फाइल है ना, ये वाली, इसमें इशू है कि ये जो SSL वगैरह यूज़ करी, अगर आपको याद हो हमने जब लास्ट प्रिज्मा को इंटीग्रेट करवाया था तो इसमें हमने यूज़ किया था एक, यहाँ पर हम वर्सल को ओपन कर लेते हैं क्योंकि हम वर्सल के थ्रू ही जाएंगे उधर। इस पे फिर मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो ये अभी भी एरर है। ये रन टाइम है प्रिज्मा क्लाइंट वैलिडेशन इनवैलिड पोस्ट। तो यहाँ से हम जाएंगे स्टोरेज में। स्टोरेज में ये है हमारे पास जो एक्चुअल डेटाबेस है, और इसका है शो सीक्रेट्स, और इसको मैं कॉपी करता हूँ प्रिज्मा के लिए। ये है एक्चुअली प्रिज्मा का कोड, और ये है हमारा env का कोड। तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी स्निपेट, और वापस आता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। एंड मैं कहता हूँ ट्राई अगेन। मीन टाइम मैं ओपन करता हूँ इसको न्यून डेटाबेस को, एंड लेट्स सी। हमने कोई लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल 15 वीडियो ट्यूटोरियल में तो हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं की थी। तो टेबल्स हमारे पास है। आई थिंक यहाँ पर कोई इशू है, न्यून डेटाबेस का कोई इशू है, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन ही नहीं कर रहा है मेरे टेबल्स को। इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। मे बी यहाँ पर कोई इशू हो, और यहाँ पर ये अपने ही, लेट्स सी अलाउ। सो इसने जनरेट कर दिया। नो ट्राई टू पुश। ओके, अच्छा यहाँ पर हमने एक्चुअली यूजर्स रेवेन्यू पोस्ट, हाँ ये हमने क्रिएट किए थे। तो
मुझे इसको दोबारा से ड्रॉप करना पड़ेगा और इसके बाद ये सारे टेबल मुझे डिलीट करनी पड़ेंगे और उसके बाद हम जो है वो इसमें दोबारा से इस माइग्रेशन को रन कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई। कह रहा है कि जी कैन नॉट रीच डाटाबेस सर्वर। ओके, ये डाटाबेस का इशू है, इसका कोई भी तल्लक नहीं है, ये मैं फिक्स कर लूँगा। और होपफुली आपको भी पता होगा कि ये सारे टेबल मुझे यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे, एम्प्टी करना पड़ेगा डाटाबेस को, फिर ही वो माइग्रेशन रन हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको मैं फिक्स कर लूँगा ऑफलाइन में। यहाँ पर आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे परेशान होने की ज़रूरत है। तो वो क्या है, लेट्स ट्राई टू अपग्रेड योर इन्वायरमेंट। तो कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर अगर आपके पास नॉलेज ना हो तो चैट जीपीटी फिर आपको दौड़ाएगा ही, हेल्प नहीं करेगा। तो ये उसने कुछ है, फॉर द रिक्वायर्ड कनेक्शन विदाउट पीजी बाउंसर फॉर माइग्रेशन सेलेक्ट डीबी माइग्रेशन, यहाँ पर अच्छा चलो ये अलाउ कर देते हैं। वैसे मुझे सारे टेबल ही डिलीट करने पड़ेंगे और तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने इसमें क्रिएट किया था पोस्ट का टेबल और ये वाला टेबल यूज़र का टेबल क्रिएट किया था। तो इसलिए एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो बैकअप बना लें पहले एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन का। मैंने वैसे बनाया हुआ है प्रिज्मा के गिट के थ्रू। ओके, अब रन करके देखते हैं अलाउ। अब मैंने प्रिज्मा की जो माइग्रेशन को हैंडल करने वाली फाइल है वो भी डिलीट कर दी है और कह रहा है कि प्लीज़ मेक श्योर योर डेटाबेस सर्वर इज रनिंग ऑन अ, ठीक है, कनेक्टिंग डेटाबेस माइट बी डाउन। सो वही बात आ गई कि उसने एंड कह दिया कि भाई आपकी डेटाबेस डाउन है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले अपनी डेटाबेस को ठीक करो। ओके, तो उसको ठीक कर लेंगे हम और उसको फिक्स भी कर लेंगे। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का नेक्स्ट जी एस 16 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अपनी नेक्स्ट जी एस एप्लीकेशन को नेक्स्ट जी एस 16 में अपग्रेड किया है। लेकिन हम पार्ट 17 से अपनी नेक्स्ट जी एस 15 को ही कंटिन्यू करेंगे और अपना जो नेक्स्ट जी एस का डैशबोर्ड था उसमें हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल से। और कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसको कंप्लीट कर लें विद द हेल्प ऑफ एआई एजेंट्स। अब हम एआई एजेंट्स को यूज़ करेंगे और आस्क मोड नहीं यूज़ करेंगे, ना ही चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.